कभी सोचा है कि एक छोटी सी चोट अपने आप कैसे ठीक हो जाती है, या फिर एक नन्हा सा बीज कैसे एक विशाल पेड़ बन जाता है? इन सभी चमत्कारों के पीछे असल में एक ही प्रोसेस काम कर रहा है, सेल साइकिल। तो चलिए आज हम जीवन के इसी फंडामेंटल ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, चाहे वो एक बैक्टीरिया हो जो 2 हिस्सों में बट रहा हो, या फिर हमारे अपने शरीर में हर रोज बनने वाली लाखों नई स्किन सेल्स, ये प्रक्रिया यूनिवर्सल है। ये वो बेसिक मैकेनिज्म है जो लाइफ को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक आगे बढ़ाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये सिर्फ एक सेल का 2 में टूट जाना नहीं है, जैसा कि सुनने में लगता है। जैसा कि इस डेफिनेशन में बताया गया है, ये इवेंट्स की एक हाईली कंट्रोल्ड सीरीज है। इसे एक कॉम्प्लिकेटेड डांस की तरह सोचकर देखिए, जहां हर एक स्टेप एक बिल्कुल प्रिसाइज ऑर्डर में होता है, ताकि जो नई सेल्स बने वो एकदम परफेक्ट हों। अच्छा, तो इस पूरे प्रोसेस को हम मोटे तौर पर 2 मेन पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक है लंबी तैयारी वाला फेज, और उसके बाद आता है एक छोटा लेकिन बहुत ही ड्रामेटिक डिवीजन वाला फेज। चलिए अब जरा इस डायग्राम को देखते हैं। ये डायग्राम आज के हमारे एनालिसिस के लिए एक गाइड की तरह काम करेगा। हम देख सकते हैं कि साइकिल का जो ज्यादातर हिस्सा है, वो पीला वाला एरिया, वो है इंटरफेस या अंतरावस्था, और एक छोटा सा हिस्सा है एम फेज या एम प्रावस्था, जहां एक्चुअल डिवीजन होता है। इस प्रोसेस को एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारी अपनी बॉडी की सेल्स को ही ले लीजिए। उन्हें ये पूरा साइकिल कंप्लीट करने में करीब करीब 24 घंटे यानी एक पूरा दिन लग जाता है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि अलग अलग जीवों और सेल्स में ये टाइम अलग अलग हो सकता है। और कमाल की बात तो ये है कि उन 24 घंटों में से 95% से भी ज़्यादा टाइम तो सिर्फ प्रिपरेशन में चला जाता है। जो असल डिवीजन का प्रोसेस है वो तो बहुत ईजी से हो जाता है। तो चलिए अब साइकिल के इस सबसे लंबे फेज यानी इंटरफेज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इसे अक्सर रेस्टिंग फेज भी कह दिया जाता है, पर सच कहूं तो ये बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर रही होती। ये तो असल में इंटेंस ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन का टाइम होता है। इस प्रेपरेशन को भी 3 छोटे छोटे फेजेस में बांटा गया है, G1, S और G2, और हर फेज का एक बहुत ही स्पेसिफिक काम है जो एक के बाद एक होता है। तो सबसे पहले आता है G1 फेज। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बड़ी पार्टी की तैयारी चल रही हो। सेल अपने साइज में बड़ी होती है, नए नए प्रोटीन्स और ऑर्गेनेलेज बनाती है, लेकिन ध्यान रहे जो सबसे मेन काम है यानी अपने डीएनए की कॉपिंग, वो अभी शुरू नहीं हुई है। अब आता है इस पूरे साइकिल का सबसे क्रूशियल हिस्सा। मान लीजिए G1 फेज में सेल के पास हर इंफॉर्मेशन की एक एक किताब है। इसे हम साइंटिफिकली 2C कहते हैं। S फेज में क्या होता है? सेल हर किताब की एक फोटोकॉपी बनाती है। तो अब उसके पास हर किताब की 2 कॉपीज हो गई यानी 4C। लेकिन और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर ओरिजिनल किताब और उसकी फोटोकॉपी बीच में से एक साथ चिपकी हुई हैं। इन्हीं जुड़ी हुई कॉपीज को हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। इसलिए टेक्निकली किताबों का नंबर तो उतना ही रहा, यानी 2n क्रोमोसोम्स, बस अब हर किताब की एक एक्स्ट्रा कॉपी साथ में जुड़ी हुई है। अच्छा, एस फेज में सिर्फ डीएनए की कॉपिंग ही नहीं हो रही है। एनिमल सेल्स में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। ये वो स्ट्रक्चर है जो बाद में उन फोटोकॉपी की गई किताबों को 2 अलग अलग लाइब्रेरीज में बराबर बराबर बांटने में मदद करेगा। तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब टाइम है साइकिल के फाइनल और सबसे ड्रामेटिक फेज का, एम फेज। ये वो स्टेज है जहां सेल असल में डिवाइड होती है। एम फेज, जैसा कि यहाँ बताया गया है, न्यूक्लियस के डिवीजन से शुरू होता है और साइटोप्लाज्म के डिवीजन पर खत्म होता है, जिससे आखिर में 2 बिल्कुल अलग अलग सेल्स बन जाती हैं। यहाँ 2 टेक्निकल टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। पहला है कैरियोकाइनेसिस। देखिए, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो कैरियोकाइनेसिस हुआ न्यूक्लियस का डिवीजन जहाँ क्रोमोसोम्स अलग होते हैं। और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब सेल, तो ये हुआ बाकी बचे हुए साइटोप्लाज्म का डिवीजन। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या सारी सेल्स लगातार डिवाइड होती रहती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ सेल्स इस साइकिल से बाहर निकल जाती हैं और एक कह सकते हैं शांत अवस्था में चली जाती हैं। इसी को हम G0 स्टेज कहते हैं। और हाँ, यहाँ इनएक्टिव का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सेल ने काम करना बंद कर दिया है या वो छुट्टी पर है। इसका सिंपल सा मतलब है कि वो अब डिवीजन की रेस से बाहर हो गई है।
अपना नॉर्मल काम यानी मेटाबॉलिकली एक्टिव रहना वो करती रहती है, बस अब और डिवाइड नहीं होती। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे हार्ट की सेल्स। अडल्ट्स में ये सेल्स डिवाइड करना बंद कर देती हैं और G0 स्टेज में चली जाती हैं। हाँ, कुछ दूसरी सेल्स ऐसी भी हैं जो ज़रूरत पड़ने पर, जैसे कहीं चोट लग गई, तो उसे ठीक करने के लिए G0 से वापस आकर डिवाइड कर सकती हैं। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा है उसके मेन पॉइंट्स को फटाफट समराइज कर लेते हैं। ये टेबल पूरे साइकिल को बहुत अच्छे से समराइज करती है। जीवन में सेल ग्रो करती है, डीएनए है 2C। एस फेज में डीएनए डबल होकर 4C हो जाता है, पर क्रोमोसोम नंबर याद है ना, 2N ही रहता है। G2 में 4C डीएनए के साथ फाइनल प्रेप होती है और आखिर में M फेज में सेल डिवाइड हो जाती है और 2 नई सेल्स बनती हैं जिनमें वापस 2C डीएनए और 2N क्रोमोसोम्स होते हैं। इससे पता चलता है कि कितनी सटीकता से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंजर्व किया जाता है और आगे बढ़ाया जाता है। तो ये था सेल साइकिल, जो लाइफ की कंटिन्यूटी का बेस है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और प्रिसाइसली कंट्रोल्ड प्रोसेस है, लेकिन ये हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल के साथ छोड़ जाता है कि सोचिए, अगर ये कंट्रोल सिस्टम कभी फेल हो जाए तो क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सेल बायोलॉजी की और भी गहरी दुनिया में ले जाता है।